अपन क्लास 12 फिजिक्स को कंटिन्यू किए हैं और लास्ट सेशन में अपन जो है क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जो चार्ज होते हैं उनको लेकर के अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसमें अपन 3 प्रॉपर्टी का स्टडी अपन ने कर लिया है और आज अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं ना। वो क्या है, अपन सीधे सेशन को स्टार्ट कर देते हैं ना। जो अपन ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको बताया था कि जो द्रव्यमान है और जो आवेश है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, है ना। यदि द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं, यदि द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं। एग्जाम्पल के हमने बताया था कि आपके पास चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन, इनका द्रव्यमान नहीं होता, इनका कोई आवेश भी नहीं होता। लेकिन उल्टा सही नहीं कि अगर किसी वस्तु का आवेश ना हो तो उस वस्तु का द्रव्यमान भी ना हो, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रॉन उदासीन पार्टिकल है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान है वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो बात तो उल्टी बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया। सेकंड हमने बताया कि द्रव्यमान जो है वो गति से प्रभावित है, परंतु आवेश गति से प्रभावित नहीं है। द्रव्यमान गति से प्रभावित है, इसको आप आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से आप उसको आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से आप उसको समझ सकते हो। आवेश गति से प्रभावित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा कण 2He4 जिसको नाभिक आपन कहते हैं हीलियम का, और 2He4+2 यानी द्विआयनिक हीलियम का परमाणु उसको बोला जाता है ना। द्विआयनिक हीलियम का परमाणु है ना, ये अपन बोल सकते हैं। और 2He4 अपन ने सिंपल बोला, ये क्या होता है, ये नाभिक होता है, ठीक। तो सिर्फ संकेत को भी अपन को समझना होता है कि क्या है ना। तो इस पर आवेश क्या होता है अल्फा कण का, तो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, +2 इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये अल्फा कण पर जो है वो आवेश होता है, वो गति अवस्था में भी +2e के बराबर होता है और विरामावस्था में भी +2e के बराबर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि जो विजातीय आवेश होते हैं वो सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। सुनिए, विजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। चलो नेक्स्ट हमने कहा था कि जो सजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक और फैक्ट मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ था कि प्रतिकर्षण किसी वस्तु के आवेशित होने का पक्का सबूत है। अगर आपको ये जानना है कि वस्तु आवेशित है तो अगर प्रतिकर्षण हुआ तो आप ये समझें कि वो वस्तु पक्का ना पक्का आवेशित है। तो प्रतिकर्षण किसी वस्तु के आवेशित होने का पक्का सबूत है। कंफर्म, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ लेते हैं ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म। नंबर 4, ये बात जब मैं बोलूँगा तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ हो सकता है आपको सुन के अजीब लगे, लेकिन ये बात 100% सही है। ये बात क्या है, ये बात 100% सही है। आपको भले ही अजीब लगे ना, जस्ट अभी जब मैं बोलूँ है ना, लेकिन ये बात 100% सही है। क्या है, किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है। किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है। इस लाइन को लिखा है ना, किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश
सदैव है ना, किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपको लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि धारावाही चालक पर आवेश ही ना हो, धारावाही चालक पर आवेश ही ना हो, यानी धारा हो और आवेश ना हो, धारा हो और आवेश ना हो। ध्यान से सुने, किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है, यानी आवेश नहीं है लेकिन धारावाही चालक आप बोल रहे हो, धारावाही चालक बोल रहे हो मतलब धारा है लेकिन आवेश नहीं है। ध्यान से दिमाग में सोचो एक बार, है ना, एक बार मेरे को बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है, यानी बगैर आवेश आप बोल रहे हो कि वो धारावाही चालक है, आवेश नहीं है लेकिन वो धारावाही आप बोल रहे हो, ऐसा कैसे? लेकिन ये बात 100% सही है। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक सर्किट छोटा सा अपन ड्रॉ करते हैं ना, समझने की कोशिश करें। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से क्या होते हैं, निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं कैथोड से। ये मान लो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, रिलीज करें। अब जब कैथोड ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो ये कहाँ से जाएंगे? ये इस धारावाही चालक से जाएंगे। तो आप मेरे से कहोगे कि जो आपके पास धारावाही चालक है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर आवेश आ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर इस धारावाही चालक पर आवेश आ चुका है। आप ये कहोगे अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो एनोड है वो क्या कर लेगा, वो रिसीव भी तो कर लेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो जितने आए उतने गए, जितने कैथोड ने रिलीज करे उतने एनोड ने जो है रिसीव कर लिए। तो बताओ कुल आवेश कितना हुआ? कुल आवेश शून्य तो ही हुआ। कुल आवेश क्या हुआ? कुल आवेश शून्य ही तो हुआ। जरा फिर से ध्यान से, मैंने कहा कैथोड ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहाँ से रिलीज करे। अब आप मेरे से ये तुरंत क्वेश्चन पुट अप करोगे, आपने जस्ट भी बोला कि धारावाही चालक पर कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन जब कैथोड ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करे तो आप ये मेरे से बोलोगे कि इस धारावाही चालक पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ चुका है। लेकिन आपने एक पहलू नहीं सोचा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एनोड के द्वारा रिसीव भी कर लिए जाएंगे, तो जितने आए उतने चले गए, तो कुल आवेश कितना हुआ? 0 हुआ। अब बोलोगे धारावाही किसे बोल रहे हो? अरे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो धारा की उत्पत्ति है आवेश से नहीं होती है, धारा की उत्पत्ति आवेश से नहीं होती है, आवेश की गति से होता है। एक बार फिर सुनिए, धारा की उत्पत्ति आवेश से नहीं, आवेश की गति से होता है। ये आवेश फ्लो करा तब धारा की उत्पत्ति हुई, तो ये आवेश चलता रहता है, धारा की उत्पत्ति होती रहती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए, तो धारा तो आई है। तो मैंने क्या कहा कि धारा की उत्पत्ति आवेश से नहीं, आवेश के गति से होता है, आवेश के प्रवाह से होता है। बात आप समझ चुके होंगे। एक आपको मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, और लगता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है? मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा ये चालक पात्र है ना, जिसमें ये कार्बन की क्या है, छड़ है ना, और ये जस्ते की छड़ है जो कि हमेशा किसका काम करती है, नेगेटिव, ये कार्बन की है, और ये हमारे पास क्या है, जस्ते की छड़, ठीक है? ये जो है इसमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का जो अपघट्य जो है वो यूज करा गया है, ठीक है? इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बन और मैग्नीज ऑक्साइड का पेस्ट जो है वो इसमें है, ठीक है ना? यानी इस पे जो है ये जो कार्बन की छड़ है इस पर क्या है, मैग्नीज व जो है आपके पास मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन का पेस्ट, ठीक है? चलो अब मैं सर्किट को और यहाँ से
कुछ लगा लगा है ना। अब ये कुछ लगा हमने, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखो, अपन ने एक सर्किट क्या कर दिया है, डिजाइन कर दिया ना, ठीक है। चलो ये NH4 अपघट के रूप में इस्तेमाल करा गया है। ये कार्बन प्लस MnO2 का यहाँ पर पेस्ट इसके अंदर डाला गया है। जो कार्बन की छड़ आपके सामने है, ये किसका काम करती है, ये एनोड का काम करती है। और जो जिंक होता है वो हमेशा नेगेटिव मतलब कैथोड का काम करती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इसने क्या करे, इस जिंक से, ये जो जिंक ठीक है ना, ये क्या है जिंक है ना, जस्ट एक है ना, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इमिट हुए, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको बताऊँ, Zn में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, एमिट करे। तो ये Zn किसमें चेंज हुआ, Zn प्लस प्लस में चेंज हुआ। अरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दिए, इसने रिलीज कर दिया ना, तो Zn प्लस प्लस में क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो Zn प्लस प्लस है, अब ये देखो Zn प्लस प्लस ये अपघट्ट में आप देखोगे क्या है, NH4 Cl NH, ये NH4 Cl इससे क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, ये बनाता है ZnCl2 प्लस NH3 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2H प्लस आपके पास हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको आप क्या कर लो, बैलेंस कर लो ना। बैलेंस करने के लिए कुछ है कर देते हैं ना, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, दूसरी बात यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो 2H प्लस है ये क्या करेगा, ये यहाँ से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। ये जो यहाँ पर ये जो क्या बना है 2H प्लस, ठीक है, ये जो 2H प्लस आयन है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से आने वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आप देखो प्लस ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, ये आपके पास बदल जाएगा ना। तो कई बार आपने देखा होगा इस सेल में एक गैस प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। और ये जो हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो गैस होती है ये यहाँ पर चारों तरफ क्या हो जाती है, यहाँ पर चारों तरफ क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है ना, जिससे गैस में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं ना। और उस ध्रुवण दोष को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए ये क्या करता है, ये जो हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड है ना का जो पेस्ट होता है, ये क्या करता है, इसके साथ क्रिया करता है, ठीक है। H2 प्लस MnO2 है ना, तो ये क्या करता है, ये बनाता है MnO3 प्लस H2O है ना। तो अपन देखें अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। MnO2 से यहाँ अपन कर देखा ना, अब यहाँ पर देख लो बैलेंस से नहीं बैलेंस, ठीक है। MnO2 हो जाएगा और 3 है ना, और 2 3 हमारे पास क्या है, 3 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, 2 कितने हाइड्रोजन है ना, 2 हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। 4 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन ना, तो प्रॉपर ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास MnO3 है, ठीक है, ये क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन से क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन से ये क्रिया करता है और फिर से क्या करता है, वो MnO2 क्या करता है, मैग्नीज ऑक्साइड में फिर से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास MnO प्लस ये क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो किसमें चेंज हो जाता है, चेंज होता है MnO2 है ना, ये MnO2 में फिर से क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कई बार सेल में एक गैस प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। ये जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये अन्य हाइड्रोजन आयनों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन ये अन्य हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। और जिससे इस सेल में एक दोष पैदा हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जो 2H प्लस है ये आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जस्ते ने क्या करे, यहाँ से रिलीज करे, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन इस जस्ते ने क्या कर लिया, इस हाइड्रोजन आयन ने फिर से क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया और हाइड्रोजन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने इन दोनों जो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश ये करी है कि किसी धारावाही चालक पर जो
कुल आवेश होता है वो सदैव शून्य होता है ना। किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव क्या होता है, शून्य होता है। बताइए इन दोनों एग्जाम्पल से आपने बात को प्रॉपर समझ लिया होगा। हो सकता है कि बैलेंस में थोड़ा आगे पीछे हो तो उसको आप देखें, मैंने प्रॉपर पूरी कोशिश करी है इसमें बैलेंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन अगर है तो आप उसको देखें ना, बाकी प्रोसेस बिल्कुल क्या है, सही है ना। हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जो H+ है ये आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है, और देखें 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये बताने की कोशिश करा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस जस्ते की जो है छोड़ने क्या करा, रिलीज करेगा ना, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसके द्वारा क्या कर ले जाएंगे, रिसीव कर ले जाएंगे, है ना। चलो तो बताइए आपने बात प्रॉपर समझ ली होगी, ठीक है। चलो तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। समझाने की कोशिश करिए, लाइन आपको ये याद रखनी है कि किसी धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है, कुल आवेश सदैव शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको आप अरेंज करते हैं ना। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित चिन्ह सहित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सुने, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित चिन्ह सहित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कंफर्म, इस लाइन को मैं लिखता हूं ना, और इसको अपन बोलते हैं आवेशों की योज्यता, है ना। आप अगर टॉपिक लगा करके इसको बोले तो आवेशों की योज्यता अपन इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको बोल सकते हैं आवेशों की योज्यता, है ना। तो किसी निकाय का कुल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित चिन्ह सहित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर, बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है ना। ये स्टेटमेंट है सिंपल। किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित चिन्ह सहित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई क्या है, सिस्टम है ना, इसमें प्लस 2e प्लस 3e माइनस का 4e और प्लस का 8e, है ना, और माइनस 9e, ठीक है। आपसे पूछा निकाय का कुल आवेश आप बताइए, तो आपको चिन्ह से जितने भी आवेश हैं, अगर इस सिस्टम का, इस निकाय का हमको टोटल क्या करना है, चार्ज बताना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको टोटल इस आवेश को क्या करना है, ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। चलो तो आप करते हैं यहाँ पे जो सिस्टम का टोटल चार्ज आप देखोगे ना, तो निकाय का कुल आवेश निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, आप सिंपली क्या करना है, जोड़ना है, प्लस 2e माइनस का 9e चिन्ह सहित, है ना, 4e प्लस का 3e, है ना, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 8e हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2e माइनस का 9e, है ना, और माइनस का 4e प्लस का 3e और प्लस का 8e हो जाएगा, ठीक है। क्यों बराबर, तो यहाँ आप देख लो, है ना, 8 3 11 11 तो है ना 13, ठीक है। ध्यान से देखो, 8 3 11 8 3 11 11 तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, है ना। क्यों बराबर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो क्यों बराबर, कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश इस निकाय का कुल आवेश आप क्या बताओगे, 0 बताओगे, ठीक है। क्योंकि आप देख लो 9 4 13 और 3 2 5 और 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना है, 0।
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल आपको याद रखना है, अगर किसी भी निकाय का, किसी भी सिस्टम का कुल आवेश अगर आपको बताना है तो आपको उस निकाय के अंदर जितने भी आवेश है बस चिन्ह सहित उनको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आपको निकाय का कुल आवेश पता चल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात प्रॉपर समझ में आ रही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी भी चलते हैं। तो अभी अपन ने 5 प्रॉपर्टी का स्टडी करी हुआ है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, लगभग 8 से 10 प्रॉपर्टी का अपन क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे। ठीक है, और उसको अपन डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और आपको जो भी प्रॉपर्टी है ना, आपको लगती है कि मेरे को वो लर्न हो जाएगी, मेरे को याद हो जाएगी, देन आप उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए ना। बहरहाल अब ज़्यादातर देखा जाता है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, इतने पूछे भी नहीं जाते हैं ना, लेकिन अगर हमें फंडामेंटल तैयार करना है, अगर हमें इस चैप्टर में इन्वॉल्व होना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप बातों को समझो, भले ही याद ना कर पाओ, ना फ्लो में आप ना बोल पाओ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आप चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर जो है 6। वो क्या है, वो है आवेश की इकाई, है आवेश की यूनिट ऑफ चार्ज ना। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ आपको, और बड़े तरीके से बताऊंगा ना। मैंने अगर किसी सेशन को लिया है तो दिल से लिया है, और पूरी हर एक पहलू माइनर से माइनर चीज आप किसी का कंटेंट उठा के देख लो, ठीक है ना। इसके मुकाबले कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, आपको पूरी जान इसमें छोड़ देते हैं अपन, ठीक है ना, और पूरी पावर इसमें लगा देते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी एक्सप्लेनेशन है ना, और इतना डेप्थ नॉलेज रेयर है, ठीक है ना। आप चेक करो उसको, है ना, आप उसको वेरीफाई भी करो, है ना, कि जेमिन में क्या ऐसा मैटर है, कहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और इस बात की गारंटी देती है आपको नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है ना, देखना। ठीक है, चलो आवेश की इकाई, आवेश की एसआई पद्धति में जो इकाई होता है वो होता है कूलाम। एक एक करके धीरे धीरे आप देखते हैं। आवेश की एसआई पद्धति में इकाई है ना, तो आवेश की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, कूलाम होता है। अब आपके सामने कूलाम नहीं चीज आई, क्योंकि कूलाम आप पहली दफा सुन रहे हो, जैसे आपने 10th में सुना होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना 10th में इतना डीप नॉलेज नहीं दिया जाता। यहाँ हर चीज का बड़ा डीप नॉलेज है, हर चीज को बड़े तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आवेश की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, कूलाम, लेकिन हर लोग जानते हैं कि आवेश की जो इकाई होती है वो कूलाम होती है। ठीक है, अब कूलाम आपके सामने नई चीज है, तो उसकी परिभाषा बताओ, कूलाम आप समझाओ कूलाम क्या है, तो मैं आपको कूलाम को बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि I is equal to Q अपॉन Q होता है, ठीक है ना, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। ठीक है, तो इसको अपन बोल लें, अगर इसको हम 1 कूलम बोले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखो, यदि 1 एम्पियर और 1 सेकंड में परिभाषा के तौर पर बोलूँ, परिभाषा के तौर पर इसको अपन कैसे लपेट सकते हैं, देखो, यदि किसी धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, यदि किसी धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो उस धारावाही चालक पर आवेश 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम को सिंपली आप डिफाइन करो, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने आपसे एक कमिटमेंट करी हुई है, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें याद हो जाएगी, आपको कहीं बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि लैंग्वेज मेरी होगी, जब मेरी लैंग्वेज होगी तो अपने तरीके से मैं अपना तरीका अपना दूंगा आपको। ठीक है, बुक को आपको रीड करने की नीड ही नहीं है, जितना मैं यहाँ से डिलीवर कर दूँ उसी को आपको क्या करना है, प्रॉपर जो है तैयार कर लेना है, फिर आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलो तो मैंने क्या कहा, यदि किसी धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उस धारावाही चालक पर आवेश 1 कूलाम होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, यदि किसी धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा
सेकंड तक प्रवाहित हो, है ना। यदि किसी धारावाही चालक में एक एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, है ना, तो उस धारावाही चालक पर आवेश 1 कूलाम होगा, है ना, ये है ना, तो कितना होगा 1 कूलाम आपके पास हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये थी कूलाम की परिभाषा। तो कूलाम से भी आप ओवर होगे, तो ऐसा नहीं कि आपसे कोई पूछे कि कूलाम क्या है, तो कूलाम को सिंपली डिफाइन करो। हर चीज को तरीके से आपको तरीके से समझो, है ना। कोई चीज देखो, फिजिक्स का हर एस्पेक्ट, हर पहलू कहीं ना कहीं तथ्यात्मक है। अगर आपको डीप नॉलेज है तो फिजिक्स को रटने नहीं पड़ती, फिजिक्स रटने का विषय नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स आप अगर बोल पा रहे हो, फ्लुएंट है ना, तो समझो आपने फिजिक्स को जेन्युइन में पढ़ाई करी है, उसको उतारा है, उसको अपनी लाइफ में उतारा है, ठीक है। और अगर आपने रट करके उसको पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम आपको आने वाली है, फिर आप समझो कैरियर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें बनाना, ठीक है ना। तो जितना आप समझ सको, जितनी अच्छे लोगों से इसको आप सीखने की कोशिश करो, है ना, लोगों के पास आप जाओ और जो अच्छे टीचर्स है ना उनसे कंसल्ट करो, उनसे जानो, है ना, तब वो आपको बताएंगे कि तरीके से क्या चीज़ें होती है ना। रटना नहीं पड़ता कुछ, फिजिक्स में कुछ रटना नहीं पड़ता, रटने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। आप इसको बुक में उठाओ तो बुक में कुछ और मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये 100% परफेक्ट है, ठीक है ना। तो आप अपनी लैंग्वेज लिखो, बुक की लैंग्वेज ना लिखो, ठीक है ना, बुक की लैंग्वेज आपको लिखने की नीड नहीं, ठीक है। चलो, तो ये आपने बताया किसी धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक क्या प्रवाहित हो, तो उस धारावाही चालक पर 1 कूलाम आवेश होगा, ठीक है। चलो, तो ये तो अपन ने जो है कूलाम के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं लिख देता हूँ, लिख दूँ, हर चीज को लिख भी देता हूँ। चलो देखो, कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है ना। तो कूलाम आवेश का बहुत बड़ा क्या है, मात्रक है। कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है। चलो, अब देखो क्या करेंगे, कितना बड़ा मात्रक है, आप सवाल बिल्कुल पूछोगे। हमने जब ये कह दिया कि कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, तो मेरे से क्वेश्चन ये रेज होगा, ये क्वेश्चन पुटअप होगा। क्या पुटअप होगा कि कितना बड़ा मात्रक है, जरा बताइए आप, ठीक है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, कितना बड़ा मात्रक है, इस चीज को अपन कैसे समझें, कैसे इसको जो है जान पाए कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, कुछ तो बताओ इसके बारे में। चलो, अब मैं उस चीज को आपके सामने परोसने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से आप देखिए,
गुलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रा है। इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ अब आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ ना, कितना बड़ा मात्रा है जरा इसकी, ये इतना बड़ा है तो आप बताओ एक्सप्लेन करो। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक आवेशित वस्तु है ना, वस्तु ए, और एक वस्तु जो है, एक वस्तु है हमारे पास बी। ए वस्तु से बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और हमें इस बी वस्तु को एक कूलाम से क्या करना है, आवेशित करना है। बी वस्तु को क्या करना है, एक कूलाम से क्या करना है, आवेशित करना है। ठीक है, सुने, एक वस्तु है ए जो कि धनावेशित है और एक वस्तु है बी जिसको हमें एक कूलाम से क्या करना है, आवेशित करना है। तो ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे कि वस्तु बी एक कूलाम से आवेशित हो जाए। सुने, वस्तु ए से वस्तु बी में कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे कि वस्तु बी एक कूलाम से आवेशित हो जाए। आप हैरान होंगे, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अगर वस्तु ए से वस्तु बी में दिए जाते हैं तो वस्तु बी एक कूलाम से आवेशित होगी। ये बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देख लो इतने इलेक्ट्रॉन, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सोचो 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी में जाते हैं तो बी एक कूलाम से आवेशित हो जाएगी। एक उदाहरण अभी आपको मैं बताता हूँ। उदाहरण नंबर 2, वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु ए से वस्तु बी में 10⁹ पर सेकंड, 10⁹ पर सेकंड, एक सेकंड में 10⁹ माइनस इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी में जा रहे हैं। तो सुनिए, ध्यान से सुने, है ना। अपन ये कह रहे हैं कि वस्तु ए से वस्तु बी में एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं। तो वस्तु बी को एक कूलाम से आवेशित होने के लिए लगने वाला समय आपके पास 200 साल हो जाएगा, यानी 200 साल लग जाएंगे। सोचो 200 साल का टाइम लगेगा तब जाकर के वस्तु बी एक कूलाम से आवेशित होगी। यदि एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाते हैं, फिर एक सेकंड में 10⁹ ए से बी में जा रहे हैं, लेकिन तब भी एक कूलाम आवेश से आवेशित होने के लिए बी को 200 साल, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया में कितना साल लगेगा, 200 साल लग जाएगा, तब जाकर के बी जो है एक कूलाम से आवेशित होंगे। सोचो, सोच के सोचो कितना बड़ा मात्रा है। यही नहीं और आप लोग देते जवाब, ठीक है। ये है आपके पास एक गोला है और इसका व्यास जो है वो है 60 मीटर। व्यास क्या है, 60 मीटर। रेडियस मीनिंग, रेडियस है 30 मीटर। रेडियस क्या है, रेडियस है 30 मीटर। और व्यास क्या है, व्यास हमारे पास 60 मीटर है। अब जरा आप सोचो, सोचो क्या, इसको हमें एक कूलाम से क्या करना है, आवेशित करना है इसको। तो ये 60 मीटर व्यास का गोला भी एक कूलाम आवेश लेने में सक्षम नहीं है। 60 मीटर, आप जरूर 60 मीटर कोई इतना बड़ा नहीं हुआ, 60 मीटर पूरा बड़ा का बड़ा मैदान हो गया। 60 मीटर, 60 मीटर आप समझो, 60 मीटर क्या, 60 मीटर बहुत बड़ा मैदान हो गया पूरा, ठीक है ना। वो अगर 60 मीटर व्यास का अगर कोई गोला है तो उस गोले को अगर एक कूलाम दे रहे हो तो वो एक कूलाम लेने में सक्षम नहीं है, एक कूलाम को झेल नहीं पाएगा। अब उम्मीद है कि आप ये बात जरूर समझ चुके होंगे कि कूलाम आवेश का कितना बड़ा मात्रक है, कितना बड़ा मात्रक है कूलाम। चलो ये बात उम्मीद है, इसीलिए हम इनके अपवर्जों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब आप सवाल पढ़ोगे है ना, ये बात आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, इनके अपवर्जों का क्या करते हैं, यूज देखते हैं, ठीक है। तो आप सवालों में देखोगे तो सवालों में आपको क्या दिखेगा, तो सवाल में क्या दिखेगा, ठीक है। सवाल में आपको दिखा है कि अपवर्ज, ठीक है। इसे बोला 1 माइक्रो कूलाम, 1 पिको कूलाम ना, है ना, और 1 नैनो कूलाम। ये आपको क्या दिखता है, 10⁻⁻6 कूलाम, ये 10⁻⁻12 कूलाम, ये 10⁻9 कूलाम, ठीक है। ये देखो, यही आपको सवालों में देखने को मिलता है, क्योंकि
गुलाम आवेश का वजन बड़ा मात्रक है। भले ही आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन आप इनके अवरोधज को ही आप सवालों में देखोगे, 1 माइक्रोकूलम 1 पिकोकूलम, है ना, क्योंकि कूलम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम इनके अवरोधों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये था एसआई में। अब सीजीएस में अपन चलते हैं। ठीक है, कूलम का सीजीएस पद्धति में मात्रा, इसमें सीजीएस पद्धति में बताइए, तो सीजीएस पद्धति में जो कूलम का मात्रक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम, है ना, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये सब क्या है, नाम है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इसी को अपन स्टेट कूलम बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सीजीएस मात्रक है, किसका, आवेश का। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, आप जरा ध्यान रखें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं एसआई मात्रक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं क्या है, सीजीएस मात्रक है। देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है किसका, आवेश का सीजीएस मात्रक। ठीक है, या स्टेट कूलम होता है या इसी को अपन फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप कूलम और जो है सीजीएस और एमकेएस में संबंध बता दो। ठीक है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये देखो, कूलम और ESU में संबंध भी है ना, सीजीएस में और एसआई में आपको रिलेशन भी दिखाई दे रहा है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 1 ESU बराबर फिर क्या हो जाएगा, वो भी बता देता हूँ ना, 1 ESU बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, 1 ESU देखो 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁹ ये हमारे पास कूलम हो जाएगा। ठीक, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अब आपसे पूछे सबसे बड़ा मात्रक बताओ आवेश का क्या है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। अब कितना बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, फैराडे होता है, और एक फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। जरा ध्यान से देखो, यानी कूलम खुद इतना बड़ा मात्रक है, फैराडे क्या हुआ, फैराडे कूलम का 96,500 कूलम हुआ। तो सोचो फैराडे कितना बड़ा मात्रक। अभी हमने महिमा तुमको सुनाई है किसकी, कूलम की, तो अब आप सोचो कि फैराडे की महिमा क्या होगी। ये कूलम का 96,500 गुना है, कूलम का 96,500 गुना है, कूलम खुद इतना बड़ा है और उसका 96,500 गुना है। तो आप समझो कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो फैराडे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा माइक वाला इशू है और मुझे लगता है कि ये डिस्चार्ज भी हो ही रहा है। ठीक है ना, सेशन को आगे अपन कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं ना। अभी अपन ने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 2 से 3 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, फिर इस आवेश के गुणधर्म को अपन जो है क्लोज करेंगे। ठीक है ना, फिर आगे सेशन को लेंगे, फिर आपके सामने वो कूलम के नियम से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके वहाँ से एग्जाम के लिए आपके हर बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।